Hello everyone, welcome back to the Mark Dasak. So, as you people are aware that we are doing the previous year paper series. In this series, we are doing the previous year papers of CDS, CAPF, है ना? In this, we are done with the CDS 2025 exam first and CAPF 2023, CDS 2024 exam second. So now we are doing the CAPF 2023 exam. In this, we are done with the episode number 1. This is the second episode of the series, and in this episode we are doing with the next 40 questions of the paper. Okay, so without wasting any further time, let's move towards the question number 31. Question number 31 says that biogas is considered to be an excellent fuel which burns without smoke. The main constituent of biogas का main constituent कौन सा होता है ना? तो बेसिकली ये वाला होता है, मीथेन होता है. हालांकि ये CO2 भी इसमें होता है, बट CO2 का मतलब कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट में मतलब कि वैल्यू कम होती है उसकी, मेन नहीं होता. सो मेन होता है मीथेन, देन यू कैन से CO2 भी होता है ना, बायोगैस में. ओके, सो हियर ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट. ओके, and question number 32 says the depletion in the atmospheric ozone layer in last century was due to. In every exam of UPSC conducted by UPSC, you will find questions from like the atmospheric ozone layer. In the last paper we discussed about I think CDS 2024 exam first. In that also we are done with this type of questions. We did the Atlantic कौन से मतलब कि एरिया पे ये ओजोन लेयर में होल हुआ था, ये वाला क्वेश्चन हमने पढ़ रखा था. एंड नाउ द ऑन द सेम कॉन्सेप्ट दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, है ना. ये वाला क्या बोल रहा है, डिप्लीशन ऑफ एटमोस्फियरिक ओजोन लेयर इन लास्ट सेंचुरी वाज ड्यू टू, किस कारण से हुआ था, है ना. सो दैट इज अबाउट द क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के कारण हुआ था. ओके, सो हियर वी मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 33 दैट सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू फॉर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, है ना. फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, जब फ्री फॉल कर रहा है तो जब वो एक्सीलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाता है ना. सो देन आफ्टर लेट्स मूव टुवर्ड द, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में आएगा, नहीं ये जरूरी थोड़ी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नहीं आएगा, है ना. सेकंड सेज इट मूव विद द यूनिफॉर्म स्पीड के साथ नहीं होगा. थर्ड इज मूव विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. ओके, मूव विथ ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ में नहीं. जी की वैल्यू तो ये है ना, सेम ही रहेगी ना. एक्सीलरेशन किसके इज इक्वल हो जाएगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के हो जाएगा, है ना. तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे अगर आओगे तो नॉन यूनिफॉर्म नहीं होगा, ये यूनिफॉर्म होगा, जो कि एक वैल्यू होती है, कांस्टेंट होता है. ओके, सो वी लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 34 सेज द साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 kilohertz has a wavelength of 35 centimeter in a given medium. How long it will take to travel a distance of 2.1 kilometer through the medium? So here you will see, here you can say frequency f is equal to क्या दे रखा है, 2 kilohertz. ओके, वेवलेंथ लेमडा क्या दे रखी है, 25 सेंटीमीटर. हमें क्या डिस्टेंस दे रखी है, कितनी ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस d इज इक्वल टू कर दें, इसको भी मतलब कि लेमडा से ही कर सकते हैं, वेवलेंथ है ना, डिस्टेंस से कर लेते हैं, ये होगा 2.1 किलोमीटर, है ना, जिसको हम कर सकते हैं 2100 मीटर. ओके, एंड देन आफ्टर अब फॉर्मूला लगाएंगे, क्या करना है, कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, कितने से टाइम लगेगा इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में. तो यहाँ पे आप देखोगे टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, है ना. यहाँ पे आप देखोगे फॉर्मूले से, सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ओके, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2100 मीटर है, अपॉन क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी किलो हर्ज में दे रखी है, तो किलो को वो बदलना पड़ेगा, अगर किलो को हटाना पड़ेगा तो 100 से इंटू 1000 से इंटू करना पड़ेगा. प्लस वेवलेंथ कितनी दे रखी है, लेमडा इज इक्वल टू 35 दे रखी है ना. 2100 क्या है, मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इनको लास्ट में अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला इससे हो जाएगा, है ना, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा. ओके, एंड देन आफ्टर 3500 को इससे अगर वो एक मिनट, इससे अगर किसे एक मिनट, आई थिंक वी डिड समथिंग wrong. Let me just check it again. Okay, so here we will see, let's do it again.
ओके, हियर वी कैन गो, दैट इज t इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना होगा 2100 इंटू 100, नाउ ये सेंटीमीटर में हो गया है ना, प्लस नीचे क्या दे रखा है फ्रीक्वेंसी 2 इंटू, ओके देन 35। ओके सो नाउ इसको काटोगे, इससे ये कट जाएगा, ओके इससे ये कट जाएगा है ना, एंड देन आफ्टर इसको अगर इससे अगर 7 से काटोगे तो ये 3 हो जाएगा, एंड ये 5 हो जाएगा, ये 5 और ये 5 2 मिलके 10 हो जाएगा, ये कट जाएगा, सो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ओके, हियर ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन। ओके, so in first method we did the right thing, but there is some confusion, so I thought that we should go with the simplified version. Okay, so let's move toward the 35th question, which says which one of the following conservation law is consequence of the Newton's third law of motion। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। सो आपने फिजिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, है ना। m1v1 तो बेसिकली ये मोमेंटम का है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हियर यू विल फाइंड ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट। दिस कॉन्सेप्ट में बी रिक्वायर्ड इन योर न्यूमेरिकल, सो प्लीज रीड इट केयरफुली, ओके, and revise it as much as you can. Okay, question number 36 says which one of the following is a permeable rock that allow water to pass through। ये बेसिकली permeable rock कौन सी है जो वाटर को अपने आप से पास करने के लिए अलाउ करे, तो वो बेसिकली लाइमस्टोन होता है, चूना पत्थर, आपने सुना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 says which one of the following is the deepest inland and protected port on the east coast of India। ईस्ट कोस्ट में कौन सा है ना, ये विशाखापट्टनम हो गया। ओके, and D is going to be correct option। So now it's your homework to read about all the Indian major ports of India, है ना। So simultaneously आप मेरे को ये भी बताओगे कि मेजर पोर्ट्स को कौन हो, तो कौन मतलब कि ऑथोराइज कौन करता है, कौन कंट्रोल करता है, प्लस जो माइनर पोर्ट्स होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है। ये क्वेश्चन आ रखा है डायरेक्ट योर एग्जाम में, है ना। सो यू हैव टू नो कि कौन मेजर पोर्ट्स को कंट्रोल करता है, कौन माइनर पोर्ट्स को कंट्रोल करता है, प्लस कौन सा मतलब कि मेजर पोर्ट कहाँ पे है, कौन सा कहाँ नहीं है, और प्लस कौन सा कॉमर्शियल है और कौन सा प्राइवेट है ना, कौन सा पब्लिक और कौन सा प्राइवेट। ओके, सो यू हैव टू do that research। okay, question number 38 says the greatest diversity of animal and plant species are found। तो बेसिकली ये है ना कहाँ पे पाया जाता है, तो यहाँ पे आप देखोगे डेजर्ट और सवाना दे रखा है, तो यहाँ पे क्या होता है ना वेजिटेशंस एंड एनिमल्स की वैसे भी ना कम ही पाए जाते हैं ना। आर्कटिक और अल्पाइन एरिया में भी कम पाए जाते हैं, टेम्परेट में, और जब ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट में देखोगे तो आप देखोगे ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट में ज़्यादा होते हैं ना। सो हियर यू कैन गो विद ऑप्शन डी। ओके, question number 39 says which one of the following statement about the dermalin is correct। dermalin के बारे में कौन सा करेक्ट है, बेसिकली ये आइस से रिलेटेड कोई स्ट्रक्चर है ना, इतना आपको पता है तो यू कैन डू इट इजीली। ओके, सेकंड क्या बोल, ये ऑप्शन बी को देखो पहले, इट इज़ ए सिटी लोकेटेड इन द सेंट्रल यूरोप, नहीं। इट इज़ ए रिवर, नहीं। इट इज़ ए नेरो रोड इन द तिब्बत, नो। फर्स्ट क्या बोला, इट इज़ ए स्ट्रीमलाइन हिल मोल्डेड in the glacial drift on the till plains। okay, so here option A is going to be correct option। so now it's your duty to analyze the paper। in that you have to read about all the structures, like structures from the rivers and flowing water, from the winds, from erosion deposition, सब आपको पता होना चाहिए। that is the right strategy that you can prepare for this examination। just don't go through this PYQs only, be very cautious, है ना। अगर PYQ कर रहे हो तो प्लीज़ अगर कोई थीम समझ में आ रही है प्लीज़ उसको जाके पढ़ो। that will be the only solution that you can conquer this examination। okay, एंड आई विल सजेस्ट यू दैट एक बार आप पूरी थीम कर लोगे ना 5-7 पेपर की, देन आफ्टर इट विल बी बिकम वेरी इजी फॉर यू टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज थीम्स आर ऑलवेज रिपीटिंग in this exam। okay, so question number 40 says which one of the following is the busiest sea route and linked to industrially developed regions in the world। so यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है मेडिटेरियन इंडियन ओशियन सी रूट हो गया, सेकंड क्या बोल रहा है नदर्न अटलांटिक सी रूट हो गया, थर्ड क्या बोल रहा है केप ऑफ गुड होप,
सी रूट हो गया, फोर्थ क्या हो रहा है, नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ पैसिफिक सी रूट हो गया, तो हियर यू विल फाइंड की ऑप्शन बी, दैट इज द नॉर्थ अटलांटिक सी रूट हो गया ना, वो वाला गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो एंड नाउ इट्स योर ड्यूटी टू रीड अबाउट ऑल द फोर ऑप्शंस. ओके, प्लस आप साथ साथ में कमेंट करके बताओ इनके बारे में कि आपने क्या पढ़ा, प्लस कहाँ से आपने मतलब कि जो भी पढ़ा आप उसमें आपको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जिससे कि जो न्यू व्यूवर्स है उनको फायदा हो इससे, है ना. क्वेश्चन नंबर 40 सेज, using the code given below identify the type of farming on the basis of the given characteristic. type of farming को characterize करना है, find करना है. okay, so first says the produce is consumed entirely or mainly by the family who work the land and tend to livelihood. okay, if a small surplus is produced, it may be sold or bartered. okay, it is generally स्मॉल स्केल और लेबर इंटेंसिव विथ लिटिल और नो टेक्निकल इनपुट. ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव वाला तो वैसे भी आप मतलब कि ये वाला तो वैसे एलिमिनेट ही कर पाओगे ना. यहाँ पे दे रखा है कि है ना, इफ स्मॉल सरप्लस इज प्रोड्यूस, इफ दे रखा है कब प्रोड्यूस हुआ तो मतलब कि बेच भी सकते हैं. तो यहाँ पे आप देखोगे तो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट जो इसके हिसाब से बैठ रहा है, देन इट गोइंग टू विद द ऑप्शन सी. यहाँ पे आप सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है कि आप लाइफ स्टॉक भी रखते हो, प्लस आपके पास है ना थोड़ी ज़मीन भी होती है जिसपे आप है ना एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हो, जिससे कि आप अपने जो जो ना ग्रेजिंग्स है उनको भी पूरा कर पाते हो. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 42 सेज द कार ए टेक्स 1 hour more than car B, which travel at the speed of 60 km/h to cover some fixed distance. If car A had doubled its speed, it could cover the distance in 1 hour less time than the car B travel at the 60 km/h. What is the original speed of car A in km/h? सो बेसिकली यहाँ पे दे रखा है कि कार ए टेक्स मोर टाइम 1 hour मोर टाइम देन बी, है ना, विच ट्रेवल. सो यहाँ पे है ना बी की स्पीड दे रखी है, ए की मतलब कि आपको पूछा है, तो हियर यू कैन से कि लेट मी एड वन पेज सो दैट. ओके, सो लेट्स सोल्व इट हियर. सो यहाँ पे दिया गया है कि कार ए टेक्स 1 hour मोर, है ना, देन कार बी विच ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 60. सो यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस के बेसिस पे जाओ तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है ना, स्पीड इंटू टाइम. सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जाओगे तो डिस्टेंस ए की जो कि स्पीड बन जाता है ना, यहाँ पे देखोगे. ओके, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, सो यहाँ पे दे रखा है स्पीड दे रखा है, तो हमें क्या पूछा है, टाइम पूछा है. ओके, सो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ओके, सो यहाँ पे स्पीड दे रखी है ए की, माइनस बी की स्पीड दे रखी है 60. ओके, इज इक्वल टू 1, है ना, यानी कि ए की स्पीड और बी की स्पीड से 1 hour का डिफरेंस है. ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो यू विल फाइंड कि दैट इज इसको अगर आप इस फॉर्मूले से लेके जाओगे तो यू विल फाइंड दैट देन आफ्टर यू कैन कॉमन डी को कॉमन ले सकते हो, तो ये कितना हो गया 1/a, है ना, माइनस 1/60 इज इक्वल टू 1, है ना. नाउ डी को इस तरफ लेके आओ तो ये क्या होगा 1/a माइनस 1/60 इज इक्वल टू 1/d, है ना. तो यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 दे दो. साइमल्टेनियसली हमें और कुछ भी दे रखा है, और क्या दे रखा है कि इफ कार ए डबल इट्स स्पीड देन इट टेक 1 hour लेस टाइम देन बी, है ना. तो कार ए अगर स्पीड डबल कर देगी देन दिस इक्वेशन विल बी 1 hour लेस हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को सोल्व करें तो डी को कॉमन ले लो यहाँ से, है ना, 1/60 माइनस 1/2a इज इक्वल टू 1. ये कितना हो जाएगा 1/60 माइनस 1/2a इज इक्वल टू 1/d. ये इक्वेशन 2 हो गया, है ना. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इक्वेशन 2 और मतलब कि को अगर आप इक्वेट करोगे तो यू विल फाइंड 1/a माइनस 60 इज इक्वल टू 1/60 माइनस 2a, है ना. सो यहाँ पे अगर आप a को इस तरफ लेके जाओगे 1/a प्लस 1/2a इज इक्वल टू 1/60 प्लस 1/60, है ना. यहाँ पे आप देखोगे तो कॉमन ले लो, 2a ले लो कॉमन यहाँ से. सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, है ना, 2
प्लस 1 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 60, 1 प्लस 1, ओके। सो ये कितना हो जाएगा 3/2a इज इक्वल टू 2/60, इसको 1/30 भी लिख सकते हैं, है ना। ये इधर जाएगा, 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 मीटर, ओके 45 हो जाएगा, ओके। सो ऑप्शन कौन सा होगा ऑप्शन, लेट मी चेक। हियर यू विल फाइंड ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन, ओके। ओके सो हमने एक्सप्लेनेशन देख ली, यू कैन एक बार वापस देख लेना इसको रिवाइंड करके। क्वेश्चन नंबर 43 से सपोज ए बी सी आर 3 टेप्स, है ना, फिक्स्ड एट द बॉटम ऑफ द टैंक विथ द ड्रेनिंग कैपेसिटी ऑफ 1, 2 and 3, ओके। 1:1:2:3 when all three of them are on, it takes 1 hour to drain out the full tank, okay। If A and C are on but B is off, then how much time in the minutes it will take to empty, है ना, आउट द फुल टैंक ऑफ द वाटर। सो 1 आवर लगता है अगर तीनों को खुला छोड़ दे, है ना। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स, यहीं पे देख लेते हैं इसको, है ना, इसको क्लीन कर देते हैं, देन आफ्टर वी कैन। यहाँ पे देखोगे क्या दे रखा है 1:2:3 में, है ना। ये A हो गया, ये B हो गया एंड ये C हो गया, है ना। हमें कितना दे रखा है A B और C दे रखा है हमने हमें कि कितना है 1 आवर में खाली कर देता है, ओके। इनकी एफिशिएंसी कितनी देर की है 1:2:3 में, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको जो 1:2:3 से है तो यहाँ पे इसको 6 ले सकते हैं, है ना। 6 लोगे तो ये कितना हो गया इनका हो गया। तो यू विल फाइंड दैट इन दिस यू कैन फाइंड दैट दिस कॉन्सेप्ट में requires some extra knowledge, so we can apply second option, that is second method। so here you will find कि ओके सो यहाँ पे क्या दे रखा है ना, ड्रेनेज का रेशियो क्या दे रखा है 1:2:3 दे रखा है ना। यहाँ पे आप इसको कर सकते हो मतलब कि के से मल्टी के मान सकते हो, है ना। तो यू विल फाइंड कि के और ये हो गया 2k, ये 3k हो गया, ओके। कैपेसिटी, है ना। तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई इनकी 2k + 3k इज इक्वल टू 6 हो गई, 6k हो गई कैपेसिटी, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कितना टाइम ले रहा है ना पूरा टैंक खाली होने में, कितना टाइम दे रखा है यहाँ पे 1 आवर यानी 60 मिनट। सो टोटल टाइम यू कैन से 6k × 60, है ना। तो यू विल फाइंड कि 360 के पूरा हो गया टोटल टाइम प्लस जो कैपेसिटी है उसको लेके, है ना। सो नाउ करना कैपेसिटी हो गई 360 के, है ना। अब हमें क्या दे रखा है A + B को, A और B को C मतलब कि C को स्टार्ट करना है, A + C को स्टार्ट करना है, B को ऑफ करना है ना। सो A और C को स्टार्ट करोगे तो A का कितना हो गया K + C का कितना हो गया 3K इज इक्वल टू 4K, है ना। तो ये टोटल इतना 1 मिनट में इतना वाटर इतना पानी बाहर निकाल सकती है। टोटल कैपेसिटी कितनी होगी 360 के हो गई, है ना। उनमें से 4K 1 मिनट में निकाल पाएगी तो कैसे के हो गया ये वाला इससे कट गया। तो यू विल फाइंड ऑप्शन 90 ऑप्शन की आंसर 90 इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन, ओके। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द ओके। सो हियर यू विल फाइंड ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन, ओके। क्वेश्चन नंबर 44 says assume that the earth is a spherical ball of radius x kilometer with a smooth surface so that one can travel along any direction. If you have traveled from point P on the earth's surface along the east direction of the distance pi x, which direction do you have to travel to return to P so that the distance required to travel is minimum? So यहाँ पे देना डिफरेंट डिस्टेंस मिनिमम चाहिए। तो यू कैन हियर सेज कि मतलब कि आप कोई से पॉइंट से भी स्टार्ट करो, कहीं से भी जाओ, यू विल बी गेटिंग द मिनिमम डिस्टेंस। क्योंकि वो होता है ना अर्थ पे घूम के तो वहीं पे आना है, यहीं से घूम के जाओ, यहाँ से जाओ यहाँ से जाओ, यहीं पे आना है, यहीं पे जाओ आना है ना। सो यू विल फाइंड ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 45 says if x and y are 2-digit prime numbers such that y is obtained from x by interchanging its digit and x minus y is equal to 36, then what is the value of x and y, xy, है ना, x into y, okay। So here options are given, let's solve it।
सो यहाँ पे हम मतलब कि एक नंबर, जैसे कि अगर 2 डिजिट का नंबर है तो वी कैन से दैट एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड वाई को हम जैसे कि एक्स मान सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू हो गया 10a+b, है ना। इसी प्रकार हमें वाई दे रखा है, इंटरचेंज होता है, तो यहाँ पे हो गया 10b+a, है ना। यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, इन दोनों को सब्सटीट्यूट करोगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। 36, लेट्स डिस्कस, इसको सब्सटीट्यूट करते हैं। ओके, पहले ये वाला क्लीन कर लेते हैं, है ना, फिर सब्सटीट्यूट करते हैं। ये कितना हो गया, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 36 दे रखा है। एक्स क्या है, 10a+b माइनस वाई क्या हो गया, है ना, 10b-a इज इक्वल टू 36। ओके, सो ये कितना हो गया, 10a+b माइनस 10b माइनस प्लस a, है ना। सो हियर यू विल फाइंड, सॉरी माइनस, ओके, ये वाला प्लस हो जाएगा। ओके, ये 36 9a+9b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस 9b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36। सो यहाँ 9 को कॉमन ले लो, a+b इज इक्वल टू 36/9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। तो a माइनस b इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पे अगर हमें कौन एक पेयर देखना है जिसमें a माइनस बी 4 होगा, और जो भी वैल्यू बनेगी, है ना, वो वाली प्राइम नंबर नहीं, प्राइम नंबर होगी। सो यहाँ पे आप, है ना, 1 से 9 तक नंबर रख के देखें, आपको पता चल जाएगा। सो फर्स्ट यू कैन, यानी कि ऐसा नंबर रखना है कि ए हमेशा बड़ा होना चाहिए, बी छोटा होना चाहिए, है ना, प्लस यहाँ पे बी जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। ओके, सो ए भी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब कोई सा जीरो नहीं होना चाहिए। तो स्टार्ट विथ बी इज इक्वल टू, हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, बी इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करोगे तो ए कितना हो गया, है ना, ए इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे रखोगे तो नंबर बनेगा 55 बनेगा, है ना। ए कितना बनेगा, 15 बनेगा। ओके, ये दोनों ही प्राइम नंबर है, नहीं है ना। फिर कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू 2 हो जाएगा, ए की वैल्यू 6 हो जाएगा, कितना बनेगा, 62 बनेगा, 26 बनेगा, जो भी प्राइम नंबर नहीं है। थर्ड क्या रखोगे, बी की वैल्यू 3 रखोगे, है ना, ए की वैल्यू 7 रखोगे, तो यहाँ पे देखोगे 73, है ना, क्या बनेगा 37, ये प्राइम नंबर है, प्लस इनका डिफरेंस भी 36 आ रहा है। सो यू विल फाइंड दैट योर नंबर इज गोइंग टू बी 23 एंड सॉरी 73 एंड 37। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द ऑप्शन, है ना। क्या पूछा है, इनका वैल्यू एक्स वाई पूछा है ना। सो यहीं पे कर लेते हैं। ओके, 73 इंटू 37, है ना। यहाँ पे आपको कंप्लीट पूरा करने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, ये वाला कितना हो गया, 9 हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे ये वाला, अगर आप इसको मतलब कि ऐड करोगे तो ये वाला 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे 1 0 इस वाले में है ना। तो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन। सो दिस इज हाउ यू कैन रिड्यूस द टाइमिंग्स इन द सॉल्विंग और इन डूइंग द मल्टीप्लीकेशंस, एडिशंस एटसेट्रा, है ना। Okay, question number 46 says 64 cubes of side 2 centimeter each are combined to form a cube side 8 centimeter. If four of the smaller cubes along the diagonals of the surface are removed from the surface of the large cube, which one of the following statements about the surface area of the solid object is going to be correct? So here you will find कि जो हमें दे रखा है कि 64 क्यूब्स ऑफ द साइड 2 सेंटीमीटर ईच, 2 सेंटीमीटर ईच साइड में दे रखा है ना। ओके, 2 सेंटीमीटर ईच साइड में दे रखा है। ओके, क्या दे रखा है फिर, टू फॉर्म ए क्यूब ऑफ 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का क्यूब बनाना है। 4 ऑफ द स्मॉलर क्यूब्स along with the diagonals of the surface are removed from the surface of the large cube, which one of the following statement about the surface area of the cube is going to be? So basically surface area in this situation you will find कि it is equal to the surface area of the large scale। नहीं, ये वाला इक्वल क्यों होगा, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, ऑप्शन बी सेज इट इज लेस देन द सरफेस एरिया ऑफ द लार्ज क्यूब, ये वाला भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 से ऑप्शन 3 सेज इट इज मोर देन द सरफेस एरिया ऑफ द लार्ज क्यूब, डेफिनेटली इट इज मोर देन द सरफेस के एरिया ऑफ द लार्ज क्यूब। ऑप्शन डी इज इनसफिशिएंट डाटा, नोट नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47 सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ओके, क्या दे रखा है,
Let me zoom. Which one of the following about the organization for security and cooperation in Europe are correct? कौन सा है जो यूके ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सॉरी सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन से रिलेटेड करेक्ट है? देयर आर 57 स्टेट्स फॉर फ्रॉम यूरोप, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप अमेरिका. यस, पहला तो गोइंग टू बी करेक्ट. सिंपल सेंटेंस है, इसमें क्या गलत करोगे ना? हाँ डेफिनेटली, अगर यहाँ पर 57 वाले स्टेट को गलत कर सकते हैं, बट यहाँ पे जब इस क्वेश्चन की बारी आएगी तो यस, एग्जामिनर ने इसको रॉन्ग नहीं किया, ये वाला सही है ना. सेकंड सेज इट ऑफर्स ए फोरम फॉर पोटेंशियल फॉर पॉलिटिकल नेगोशिएशन एंड डिसीजन मेकिंग इन द फील्ड ऑफ अर्ली वार्निंग, कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन एंड क्राइसिस मैनेजमेंट एंड पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिहेबिलिटेशन. सो यहाँ पे आप देखोगे तो इससे ज़्यादा जनरल स्टेटमेंट क्या ही बन सकता है. ये जस्ट इसको क्वालिफाई कर रहा है ना. ये एक नॉर्मल कोई भी है ना ऑर्गेनाइजेशन देखोगे तो उसमें फिट हो सकता है. ओके, क्वेश्चन ऑप्शन 3 सेज स्टेटमेंट 3 says that Organization of Security and Cooperation of in Europe has a primary responsibility of providing military security to the military security से तो नहीं है ये वाला, military security से related नहीं है. Fourth says the decision of OSCE is legally binding. डेफिनेटली लीगली बाइंडिंग वाला कॉन्सेप्ट है, तो बेसिकली ये मोस्टली जो ट्रीटीज होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो लीगली बाइंडिंग नहीं होती है. सो यू विल फाइंड दैट स्टेटमेंट 1 and 2 इज ओनली करेक्ट. So here option A is going to be correct. Okay. Question number 48 says, which of the following statement about the Quad is correct? Quad is quadrilateral security dialogue है जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए के बीच में है. सो बेसिकली ये ग्रुपिंग है, इट इज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान है ना. ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड जापान है, या जापान होगा, फ्रांस नहीं होगा. तो फर्स्ट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट. फर्स्ट इनकरेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट हो गया, ये वाला इनकरेक्ट हो गया, ये वाला इनकरेक्ट हो गया. तो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट हियर. ये वाला भी पढ़ लेते हैं. मेरी टाइम कोऑपरेशन इज एन इंपॉर्टेंट बाइंडिंग फोर्स अमंग द मेंबर ऑफ द क्वाड. डेफिनेटली यहाँ पे सी क्या बोल रहा है? द क्वाड मेंबर्स फॉर्म्ड ए वर्किंग ग्रुप ऑफ ऑन कोविड-19 वैक्सीन. ये डेफिनेटली बनाया था. प्लस आप मालाबार एक्सरसाइज भी याद रख सकते हो. ओके, मालाबार एक नोवल एक्सरसाइज है, वो भी याद रख सकते हो आप. सो क्वेश्चन नंबर 49 सेज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वॉज स्टेब्लिश्ड अंडर कौन सा स्टेट्यूट है ना. सो यहाँ पे आप देखोगे ये वाला फर्स्ट के ऊपर ही हुआ था, जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 आया था ना, उसी से स्टेब्लिश हुआ था. सो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 50 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूएन. यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी नहीं है? तो हियर यू विल फाइंड कि अरेबिक भी है, स्पेनिश भी है, जब चाइनीज भी है, बट जर्मन नहीं है ना. सो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट हियर. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 51 सेज द मेथड यूज in separating a mixture of two miscible liquids having sufficient difference in their boiling point is कौन सा है जो boiling point वाले से related है? So here you will find that option D says the simple distillation है ना. So here you will find option D is going to be correct. फिल्टरेशन से नहीं होगा, solvent extraction नहीं होगा, centrifugation भी नहीं होगा, ये बेसिकली कोलाइड वगैरह में होता है, ये इसमें नहीं होगा. So here you will find that simple distillation वाला मेथड होता है, उससे इसको डिफरेंट किया जा सकता है ना, मतलब कि अलग किया जाता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 52 says which one of the following statement is correct. कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है? तो here you will find कि फर्स्ट क्या बोल रहा है? एलोइज आर मिक्सचर्स. हाँ डेफिनेटली एलोइज आर मिक्सचर होते हैं, एलोइज आर कंपाउंड नहीं होते. एलोइज आर ऑलवेज आ गया, सुपरफ्लोज आ गया, मेड ऑफ मेटल. सो ये वाला इनकरेक्ट हो गया. ऑल एलोइज कंटेंस कार्बन एज. क्यों भाई, कार्बन हर बार में क्यों होता है ना, जरूरी तो नहीं है हर वाला यूज करे है ना. सो हियर यू विल फाइंड ऑप्शन ए दैट इज एलोइज आर मिक्सचर इज गोइंग टू बी करेक्ट है ना. ये वाला याद रखना, ये वाले कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के कॉन्सेप्ट होते हैं, वो रिपीट होते हैं. प्लस इसमें आप जियोग्राफी भी जोड़ लो है ना, क्योंकि इनमें लिमिटेड क्वेश्चन है उनके यूपीएससी के पास, वही घुमा के उनसे ही क्वेश्चन पूछता है ना. सो आपको पता होगा एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था लागराज पॉइंट वाला है ना. सो वो वाला भी पढ़ के जाना, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में, कोई सी में भी आ जाएगा है ना. सो क्वेश्चन नंबर 53 सेज द कॉमन एलिमेंट इन ग्रेफाइट, फुलरीन, डायमंड एंड ग्रेफीन. ये वाला किस में होगा? कार्बन होगा. कार्बन के लिए एलोट्रोप है ना, एलोट्रोप है ना. सो ये वाला ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट. ये वाले कार्बन के एलोट्रोप है तो ऑब्वियसली कार्बन तो मिलेगा इनमें. सो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 54 सेज द गैस जनरेटेड ऑन रिएक्टिंग जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. सो बेसिकली जो है ना जिंक की डाइल्यूट
कितने हो, सल्फ्यूरिक एसिड है ना। सो हियर आप देखोगे यहाँ पे तो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी, दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस होती है, वो जनरेट होती है जब ये जो है ना जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 55 सेज एन aqueous solution of salt is known as brine. The salt is basically NaCl, that is sodium chloride NaCl, है ना। NaCl का लिक्विड होता है ना, उसको ब्राइन बोलते हैं। ये वाला याद रखना, ये वाला काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, एनडीए में आ चुका है 2-3 बार, प्लस सीडीएस और एफकेट में, मतलब कि सीएपीएफ में भी काफ़ी आ चुका है। सो 56 क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस वाज नॉट एसोसिएटेड विद द पब्लिक सर्विस कमीशन। सो बेसिकली 21सी सन कमीशन भी है, इस्लिंगटन कमीशन भी है, ली कमीशन भी है, राधा कृष्णन कमीशन है। ये वाला इससे रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट, है ना। नॉट करेक्ट, है ना, बट इट इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 50 सेज हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज लोक हितवादी। लोक हितवादी किसको बोला जाता था? सो बेसिकली ये गोपाल हरि देशमुख को बोला जाता था, है ना। ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज बेसिक मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 सेज लिस्ट 1 लिस्ट 2 है, मैच करना है ना। हरप्पन साइट्स दे रखी है, यहाँ पे लोकेशन दे रखी है, तो आपको पता क्या कौन सा है ना। बेसिकली आप कालीबंगा सुनी होगी, कालीबंगन ये वाला राजस्थान में जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे नागेश्वर वाला सुना होगा, नागेश्वर, है ना। राखीगिरी कहाँ पे होगा, फिर आलमगीर पुर सुना होगा आपने, यूपी में, है ना। फिर राखीगिरी हो गया, सो है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सी का 2 हो गया, है ना। एंड हियर ऑल्सो बी का आपको मिल जाएगा ए, है ना। नहीं, सॉरी, सी का 2 हो जाएगा, बी का ए हो जाएगा, सी का 2 बी का ए। तो यहाँ पे बी और डी तो वैसे भी एलिमिनेट हो गए, है ना। यहाँ पे हमें देखना है कि ए का क्या होगा। सो यहाँ पे नागेश्वर देखोगे आप, है ना। तो नागेश्वर इज गोइंग टू Saurashtra and Rakigiri is basically Haryana. So here you will find option A is going to be correct, है ना। And 3 to everything is going to be incorrect. Okay, so 59th question says which of the following pair of the books and their authors is not correctly matched। कौन सा correctly match नहीं है? So यहाँ पे आप देखोगे कि बंदी जीवन है, ये सचिंद्र नाथ सान्याल से लिखा गया है। ओके, फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब बेसिकली भगवती चरण वोरा से लिखी गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, काफ़ी रिपीटेड थीम्स भी आ चुकी है इससे रिलेटेड। और एक देशर कथा, ये सकाराम गणेश देवस्कार के द्वारा लिखी गई है। अनरेस्ट एनिमेशन के द्वारा नहीं लिखी गई है। सो ऑप्शन ई, ये वाला गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 says which of the following is or are important markers for archaeologists to identify an archaeological site as a center of craft प्रोडक्शन का सेंटर होता है। तो बेसिकली वहाँ पे क्या होगा, रॉ मटेरियल मिलेगा, प्लस वहाँ पे वो है ना उससे रिलेटेड जो मशीन्स होती है, जो टूल्स यूज होते हैं वो मिलेंगे, है ना। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो फर्स्ट क्या बोल रहा है, एविडेंस ऑफ रॉ मटेरियल्स सच एज स्टोन, है ना, नोडल्स एंड होल सेल्स, ये वाला मिलेगा, एटसेट्रा। डेफिनेटली जियोग्राफिकल एक्सपेंस ऑफ द साइट जरूरी नहीं है, ये वाला क्यों होगा, जियोग्राफिकल एक्सपेंस, है ना, जियोग्राफिकल एक्सपेंशन, है ना। थर्ड सेज एविडेंस ऑफ अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, रिजेक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल। डेफिनेटली ये वाला अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स का मिलेगा, जब वो यूज होगा तो फिर काफ़ी चीज़ वेस्ट भी जाएगा, है ना। सो हियर ऑप्शन सी इज ऑल्सो गोइंग टू बी करेक्ट। डी का एविडेंस ऑफ वेराइटी ऑफ पोट्री, क्यों, वेराइटी ऑफ पोट्री तो बेसिकली कहीं पे भी मिल सकता है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑप्शन है ना, स्टेटमेंट 1 and 3 इज गोइंग टू बी करेक्ट। सो हियर ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो we are done with the question number 60 questions. From tomorrow, in tomorrow's session an episode, we will going with the 61st question. So stay tuned for that session, and I hope you loved this session, and your response in the past sessions definitely motivate me to make such type of sessions, so that you will get the benefit maximum from these sessions, and you will going to be ace your exam with the confidence and good marks. Okay, so that is for today. I hope you learned something, and goodbye. We will meet tomorrow.